फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर आप किसी चीज़ को चाहो, अगर आप किसी चीज़ को चाहो और वो ना मिले और वो ना मिला, तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्लास 9th का है चैप्टर, आप सभी को पता है। अगर हम बात करें, अभी तक एक पहली क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, फोर्स पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके इफेक्ट पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में हमने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस करा था क्लास नंबर 1 में। अगर किसी ने नहीं देखी तो क्लास देख ले। लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो फर्स्ट लॉ की अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो वो भी बच्चा क्लास देख सकता है जाके। आज हम बात करने वाले सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर बच्चा लास्ट तक देखना और आपको देखना एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, कंपटीशन में भी आते हैं यहां से, तो वो क्वेश्चन आपको करवा दी जाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का लॉ था, ये न्यूटन ने मोशन के लॉ दिए थे, उसी का सेकंड लॉ है। क्या कहता है सेकंड लॉ? फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का जिक्र कर रहा है यानी कि टाइम का जिक्र कर रहा है, मोमेंटम में चेंजमेंट, यानी कि मोमेंटम में चेंजमेंट, यानी कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P2 से, में P1 को अपॉन में टाइम, रेट टाइम को डिसाइड करता है। तो P2 माइनस का P1 अपॉन में T, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। ये बताया गया कि चेंज इन मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाई P, आप सभी जानते हो, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बोल रहा है कि द रेट ऑफ, रेट का जिक्र आ रहा है तो अपॉन में टाइम जरूर आएगा, क्योंकि समय के बारे में रेट डिसाइड करता है कितने टाइम में क्या होने वाला है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। एंड अप्लाइड फोर्स, ये हो गया अप्लाइड फोर्स। यहां तक आपको क्लियर हुआ? इट इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल। तो ये आपको पता होना चाहिए, नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा इस सिंबल का मतलब क्या होता है और इस तरह से बनाया जाता है। अगर मैं इसको हटाता हूं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है, P2 माइनस का P1 बाई T, और यहाँ K की वैल्यू होती है 1, दैट्स वाई F इज इक्वल टू P2 माइनस का P1 बाई T। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, F चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम, यानी कि dp बाई dt, डिफरेंशिएशन कर दे तो बात वही आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट को डिफाइन करने के लिए मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कर दो, बात तो वही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dp बाई dt। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की तो यहां से आप निकाल सकते हो dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू dt, फोर्स इंटू dt। ये जो फोर्स है यहां पे हम बात कर सकते हैं, इंपल्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। इंपल्स होता है फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज ए फोर्स, इंपल्स इज ए फोर्स एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, अचानक में लगता है फिर हट जाता है। तो इंपल्स होता है फोर्स लगे वेरी शॉर्ट टाइम। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इंपल्स का हो जाएगा F इंटू dt। ये जो मोमेंटम हम दिखा रहे हैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं F इंटू dt, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। जो भी फोर्स इंटू टाइम होगा आप T से रिप्रेजेंट कर देना, फोर्स इंटू टाइम होगा वही आपका इंपल्स कहलाएगा। इसका क्या यूज है आप देख सकते हो कि हमेशा जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट रहेगा, जो मोमेंटम बोला गया है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर टाइम रिड्यूस होगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर टाइम को इंक्रीज करोगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा।
मतलब दोनों मिलाकर क्या रहना चाहिए, इंपल्स कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी को हम इंपल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले से हमने ड्राइव करके लेके आए, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स इज द फोर्स एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो इंपल्स का फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू टाइम। तो आया कहां से था, तो हमने फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट सेकंड लॉ से, डीपी बाई डी टी हमने कर दिया। चेंज इन मोमेंटम को डीपी बाई डी लिख सकते हैं, आपको बता दिया। डी बाई डी का मतलब होता है चेंज, डी का मतलब होता है चेंज, डेल्टा, ठीक है ना, चेंजमेंट के लिए है चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डीपी बाई डी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने बता दिया था, इक्वल लगा दिया था। डीपी निकालना तो एफ इंटू डी, और इसको ही हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स इंटू टाइम को ही क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं आगे, एफ P2 माइनस का P1, अगर मुझे मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल P2 है मतलब सेकंड वाला मोमेंटम, तो यानी कि mv2। अगर मान लो फर्स्ट वाले मोमेंटम की बात करूं मैं, तो यानी कि मास वेलोसिटी नंबर 1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं P2 है तो फाइनल वेलोसिटी, और इसको लिखना चाहूं तो इनिशियल वेलोसिटी, जो भी आपको अच्छा लगे। कि भाई पहले कुछ मोमेंटम था P2 मतलब बाद का मोमेंटम, और P1 मतलब पहले का मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं, पहले कुछ मोमेंटम था बाद में कुछ हो गया, तो फाइनल को हमने क्या मान लिया, v, वेलोसिटी v हो गई, तो m इंटू वी मोमेंटम। शुरुआत वाला मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो शुरुआत वाली वेलोसिटी को क्या मान लिया, u, बाद वाली को v मान लिया। मास तो सेम है ही, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। मोमेंटम तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2। बोलो समझ में नहीं आया। चेंज के अंदर निकालना है तो m कॉन्स्ट, यहां लिख सकता हूं m v माइनस का एम यू डिवाइड बाई टी। एम को कॉमन निकाल सकता हूं तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस का u अपॉन में टी। अब आप देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करिए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस का u बाई टी। तो यानी कि मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर मैं यहां से डिसाइड करूं f, ये m, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं a, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक बात और आपको समझ में आ गई होगी, पहला ला था उसने बताया था फोर्स की डेफिनेशन, पहले ला ने बताई थी फोर्स की डेफिनेशन, सेकंड वाले ने मैथमेटिक फॉर्म दी है, मैथ की फॉर्म दी है भाई, मैथमेटिकल क्या दे दी है, फॉर्म की। फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का, फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड ला ने हमें फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करा। अगर यहां पे नेगेटिव में आता है तो फोर्स आप क्या समझोगे, माइनस का m इंटू ए, यानी कि जब फोर्स रिड्यूस हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो फोर्स किस में आएगा, नेगेटिव। यहां से आप समझिए एक्सेलरेशन आपको बताया था नेगेटिव आ जाए तो फोर्स किस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप ब्रेक लगा रहे हो तभी तो आ रहा है, तो यानी कि फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में मोशन जा रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहे हो, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस का m इंटू ए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में। तो फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास की होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप याद कर लेना कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन। क्या बोल रहा है, डिफाइन 1 न्यूटन। लिखिए द फोर्स इज सेड टू बी, द फोर्स इज सेड टू बी of 1 Newton if a body of mass 1 kilogram, a body of mass 1 kilogram accelerating through 1 meter per second square। यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम और वो एक्सेलरेट कर रही है थ्रू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां तक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, पहला लॉ सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं हम। न्यूटन थर्ड लॉ तो क्या कहता है, थर्ड लॉ सुनिए ध्यान से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन के, हर क्रिया के एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। हर एक्शन के पीछे क्या होता है भाई,
एक रिएक्शन जरूर होता है। अगर आप एक्शन करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन आएगा ही आएगा। जैसे मैंने बॉल को ऐसे फेंक के दीवार पे मारा तो दीवार से बॉल वो वापस आएगी, तो उसी को बोलते हैं आपने क्या करा, बॉल को फेंक के एक्शन, और वो दीवार से वापस आ रही है तो वो क्या बन गई, रिएक्शन। या हमने पहले भी एक बार आपको बताया था कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं एम इंटू जी, यानी कि वेट, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, उसकी रिएक्शन। तो आपको बताया गया था ये चीज़ें, माइनस का एम जी, और ये आर इजिकल टू में आर प्लस एम जी इजिकल टू 0, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर आएगा तो प्लस का, दोनों इक्वल होंगे ये, ठीक बेटा। तो दोनों का सम क्या हो गया, 0 जाना चाहिए। मान लो जैसे ये 10 न्यूटन है तो ये माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब ये ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस आपको बता दी गई हैं कि सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की एप्लीकेशन अब आपको पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे पढ़ा के आपको समझा दी जाएंगी। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो पढ़ ही लिया। सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और हमने पढ़ा था, अभी आपको पढ़ाया है फिजिकल डीपी बाई डी। अब हमने क्या करना है, इंपल्स भी पढ़ा दिया कि फोर्स इनटू टाइम। तो इसकी क्वेश्चंस क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल, मतलब एक क्रिकेट प्लेयर जब अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों लेके जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई बॉल होती है आपको डंडा भी लगता है, तो डंडा जब मारा जाता है आप नीचे की तरफ अपना हाथ लेके जाते हो। इस कारण यह है कि व्हेन ए बॉल इज कोट, यानी कि जब बॉल को पकड़ा जाता है, इंपल्स रिसीव्ड बाय द हैंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल एंड टाइम। तो इंपल्स का फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को, क्या था, फोर्स इनटू में टाइम, अभी पढ़ाया था आई इज इक्वल टू एफ इनटू टाइम, पढ़ाया था अभी। इसमें जो फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और इंपल्स जो है वो क्या है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। बाय मूविंग हिज हैंड बैकवर्ड द क्रिकेटर इंक्रीज द टाइम टू कैच। आपको अभी पढ़ाया था कि आई इज इक्वल टू होता है, आई इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। तो ऐसा करके जब वो हाथ को नीचे की तरफ लेके जाता है तो टाइम को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। जब टाइम को इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यही लिख रखा है कि बाय मूविंग हिज हैंड बैकवर्ड द क्रिकेट इंक्रीज द टाइम ऑफ द कैच। जो क्रिकेटर होता है अपना टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिससे फोर्स होता है वो कम लगता है, और फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा, इट डज नॉट गेट हर्ट। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट रिसीव मोर इंजरी, यानी कि ज्यादा इंजर्ड होता है व्हेन फॉल ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि अगर वो सीमेंटेड रोड पे गिरता है, समझ रहे हो ना, तो उसको ज्यादा चोट लगती है। आप खुद ही कूद के देख लो, या जो मिट्टी है उसमें कूदोगे तो आपको कम चोट लगेगी। कारण क्या है, तो इन बोथ केस, दोनों ही केस में इंपल्स, अभी फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू टाइम, तो द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज सेम। यानी कि जो इंपल्स था, हमने डेरिवेशन प्रूव करवाई थी, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये था। और एक और था इंपल्स का, क्या था, इंपल्स का फोर्स इनटू टाइम, यही था। और इसी को हमने क्या दिया था, मोमेंटम। तो ये जो बात करिए मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम, तो ऐसा करके वो क्या रख रहा है, कंजर्व रख रहा है। इन बोथ द केस इंपल्स और टोटल चेंज इन मोमेंटम इज सेम। ऑन द सीमेंटेड फ्लोर द पर्सन इज स्टॉप, तो वहां पे एकदम से रुक जाएगा जो सीमेंटेड फ्लोर पे, यानी कि नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। सो सीमेंटेड फ्लोर एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ ज्यादा रिएक्शन करेगा और वो इंजर हो जाएगा। व्हेन ए पर्सन फॉल ऑन ए हीप ऑफ सैंड, यानी कि मिट्टी के ऊपर, चोटी के ऊपर गिरेगा, मतलब वो जो कुड्डा सा लगा रहता है ना ऊपर की तरफ एक चोटी, द सैंड यील्ड, यानी कि जो है मिट्टी है वो क्या कर जाएगी, गेट डिप्रेस्ड, मतलब दब जाएगी अंडर हिज वेट। जैसे हम कूदेंगे तो हमारे वेट की वजह से नीचे की तरफ गिर जाएगी, जिससे क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो आप इतना इतना भी कह सकते थे, यहां से यहां तक भी कह सकते हो। व्हेन ए पर्सन फॉल ऑन ए हीप ऑफ सैंड, तो क्या होता है भाई, द सैंड डिप्रेस, तो सैंड क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको चोटें कम लगेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल आर प्रोवाइडेड विद सोकर, आपने ऑटोमोबाइल देखे होंगे, कार, बस, उनमें नीचे सोकर लगे होते हैं। तो क्यों लगे होते हैं, व्हेन ए व्हीकल मूव ऑन ए अनइवन रोड, जब वो व्हीकल है अनइवन रोड पे, अनइवन मतलब जहां पे गड्ढे गुड्ढे हो, ऐसे रोड पे जाएगा तो वहां पे
जर्क लगेंगे। द सोकर इंक्रीज द टाइम टू जर्क, तो सोकर जब नीचे बैठेंगे तो टाइम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आपको इंपल्स वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, I इज इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी कि वो जब बैठते हैं जैसे सोकर लगा रखे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि इंपल्स यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगी ऑफ द ट्रेन, जो बफर्स लगा रखे होते हैं बोगी के बीच में, ट्रेन के जो बोगी होते हैं उनके बीच में, ये भी यही कारण है कि इंक्रीज हो जाएगा टाइम, टाइम इंक्रीज होने से उसका फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और उसको चोट कम लगेगी। ठीक है बेटा, उसके बाद में है, ये है चाइनावेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रो पेपर बिफोर पैकेजिंग, जितने भी बर्तन होते हैं आपने कप कुप देख लिए होंगे, मिट्टी के बने होते हैं, उनमें क्या होता है, वो सभी को हमने, आप कप बेचने वाले को देखा होगा, कागज कुगज लगा के रखते हैं, फ्रीज लाते हो तो उसके बाहर भी कुछ लगा के रखते हैं। उसका कारण ही यही है कि जो कुछ लगा के रख रहे हैं वो जब दब जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, जैसे उसमें जर्क लगेगा, जैसे जर्क लगेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको इस सारी एप्लीकेशन क्लियर हो रही होंगी, 5 की 5 एप्लीकेशन क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशन की। न्यूटन थर्ड लॉ अभी बताया था, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये अभी पढ़ाया था आपको। अभी डायग्राम ये देखो, ये वाला डायग्राम बनाया था, वेट यानी कि वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी, बढ़ाया था M इंटू जी, और जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना ही अपवर्ड फोर्स यानी कि रिएक्शन। तो यहाँ पे ये तो पढ़ लिया, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसकी एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में काम आती है, फर्स्ट है बुक इज केप्ट ऑन ए टेबल, यानी कि बुक टेबल पे रखी हुई है तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आंसर है थर्ड लॉ। अगर पूछ रहा जाए कि एक बुक है वो टेबल पे रखी हुई है या हम बैठे हुए हैं टेबल पे, तो कौन से फोर्स की वजह से बैठे हुए, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो कंसीडर करा हमने, एक बुक है वो वेट है, रेस्टिंग ऑन ए टेबल टॉप यानी कि उस पर बैठी हुई है, तो वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। आप फिगर में देख सकते हो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। अब जितना वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आर, उसके आर क्या कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, इसीलिए वो रुक पा रही है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, आर है वो इक्वल है, ये माइनस का सिंबल अभी बताया था मैंने, अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि, तो देखिए भाई, तो व्हाइल वॉकिंग आवर प्रेस ग्राउंड एक्शन विद आवर फीट स्लाइटली स्लांटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कह रहा है कि जब हम चलते हैं तो अपने जो पैर होता है उसको हम पीछे की तरफ धक्का मारते हैं। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व करा होगा कि ये देखो चलने का एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये जो फिट आपको दिख रहा है, ये पीछे वाला पंजा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा, जब आप मिट्टी में चलते हो तो आपको थोड़ी सी मिट्टी उठ जाती है जहां आप पंजा करके आते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वहां पे बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, बैकवर्ड, पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, बैकवर्ड फोर्स, यानी कि एक्शन कर रहे हो। एक्शन करोगे तो आप बताओ उसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। रिएक्शन है तो उसके दो कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल वाला साइन थीटा होता है और हॉरिजॉन्टल वाला कोस थीटा होता है। यहां फिगर में आप देख सकते हो आर कोस थीटा या आर साइन थीटा। तो अब आपकी बॉडी है, उसका मास नीचे की तरफ हो रहा होगा कि नहीं होगा, फोर्स यानी कि M इंटू जी। तो ये ऊपर की तरफ जो आर साइन थीटा जो आपको बताया था मैंने, वर्टिकल वाला आर साइन थीटा, वर्टिकल वाला क्या बताया था आपको, आर साइन थीटा, ये वाला, ये बैलेंस कर लिया जाएगा mg के द्वारा। तो यानी कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये वाले और ये वाला कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ ये वाला बच गया, यानी कि आर कोस थीटा। कौन सा बच गया, सिर्फ आर कोस थीटा बच गया, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो यहां पे बता रखा है कि जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं अपने ग्राउंड को, तो ग्राउंड एक्जेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन बैलेंस आवर वेट। जो वर्टिकल कंपोनेंट आपको बताया आर सिंथा, वो क्या करता है, बैलेंस कर लेता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इनेबल करता है हमें मूव करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फिगर आप बना सकते हो अपने नोटबुक में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड। मतलब जो चिकना एरिया होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं, या आपका जो फ्लोर है उसके ऊपर अगर पानी गिर रखा है, तेल गिर रखा है, तो हम चल नहीं पाएंगे उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि हम टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, जो हम मिट्टी वाले में अभी बताया था बैकवर्ड फोर्स लगा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फिगर दिखाया था, ये वाला जो आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, ये वाला जो फोर्स लगा रहे थे, तो जब आप लगाओगे उस पे सैंड एरिया, जो क्लीन एरिया है या हम कह सकते हैं स्लिपरी एरिया है, तो ये फोर्स नहीं लग पाएगा। यानी कि जब आप ये पैर लगाओ तो ये पीछे की तरफ ही चला जाएगा,
पहले क्या हो रहा था, एक्शन ऐसे मार रहा था तो उसका रिएक्शन हो रहा था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये पिछड़ जाएगा, स्लिप कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप गिर जाओगे। तो बिकॉज वी आर अनेबल टू पुश सच ए ग्राउंड, तो इस तरह के जो ग्राउंड है उसको पीछे की तरफ हम पुश नहीं कर पाएंगे, और पुश नहीं कर पाएंगे जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा। तो लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू हेल्प द अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए नेल इनटू द वुडन ब्लॉक, कि ये डिफिकल्ट होता है ड्राइव करना ए नेल को, एक कील को लकड़ी के ब्लॉक में विदाउट सपोर्टिंग इट, बिना पकड़े हम उसको कील को बिना सपोर्ट किए हुए हम उसको ठोक नहीं सकते। कारण ये है कि व्हेन वी हिट द नेल विद ए हैमर, जब हथौड़े से मारेंगे द नेल एंड अनसपोर्टेड ब्लॉक टुगेदर, जो नेल है या अनसपोर्टेड ब्लॉक टुगेदर क्या करेंगी, मूव फॉरवर्ड इन ए सिंगल सिस्टम, एज ए सिंगल सिस्टम, तो दोनों एक साथ मूव करेंगी जैसे कि, तो इसलिए क्या होगा, एक्शन के रिएक्शन नहीं हो पाएगी। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन ए ब्लॉक इज रेस्टेड अगेंस्ट द सपोर्ट, द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट होल्ड द ब्लॉक इन पोजिशन एंड द नेल इज ड्राइवन इनटू दी वुडन ब्लॉक। यानी कि वुडन ब्लॉक में अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि दोनों को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मूव करेंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी वाइल स्विमिंग ए पर्सन पुश द वाटर, ये भी आपको पता है कि जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो पर्सन पुश करता है वाटर को विद हिज हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यही कारण है कि एंड वाटर इन टर्न फिजिक्स पुश हिम फॉरवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या करता है, एक्शन करके पानी को पीछे की तरफ भगाता है और पानी क्या कर देता है, उसको उसके रिएक्शन के रूप में आगे बढ़ जाता है। तो ये आंसर भी बहुत बार, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, तो कि जब हम मूव कर रहे होते हैं, जब हमें मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तो आंसर है कि हम पानी को पीछे की तरफ एक्शन कर रहे होते हैं, पानी हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहा होता है। उसके बाद में ये लास्ट एग्जांपल और है, रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर, आपने देखा होगा कि ये पानी फेंकने वाला था। एक्शन ऑफ रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ, ये भी पूछ ले जाए कि रोटेटरी जो लॉन स्प्रिंकलर है, जो फुहारा है घूमने वाला, रोटेशन करने वाला, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, थर्ड लॉ पे। एज द वाटर इज इशू आउट ऑफ द नोजल, जैसे वो नोजल निकलता है, इट एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन कोजिंग द स्प्रिंकल टू रोटेट। अब वो जैसे पानी बाहर निकलता है तो वो क्या लगाता है, पीछे की तरफ पानी फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, हर डायरेक्शन में पानी फैल जाता है। तो आप इसका फिगर देख सकते हो आप लोग, ये रहा लॉन स्प्रिंकलर, ये फिगर दिखा रखा है, आप ये डायग्राम बना सकते हो अपनी नोटबुक में। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी कोई समस्या रहे तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।